Hey guys, I welcome you all to GSN Law. Recently सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई जिसमें ये कहा गया कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं जितने भी उनको अपने प्रोडक्ट्स में कंट्री ऑफ ओरिजिन जरूर लिखना चाहिए। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को नोटिस भेजी है। जानेंगे सारा मुद्दा क्या है और ई कॉमर्स से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं उनको देखेंगे। अब देखिए, कंप्लायंस के पर्पज से जो भी लोग सीए या फिर सीएस हैं उनके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, और एडवोकेट्स और लॉ स्टूडेंट्स के अलावा जो भी सीएस एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट्स हैं जिनके मॉड्यूल में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आता है उनके लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमसे इन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ सकते हैं, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कोरा पे पूछ सकते हैं। हाल ही में हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स 2020 के ऊपर एक वीडियो बनाया था और हमने आपसे वादा किया था कि हम इसका पार्ट 2 भी लेकर आएंगे। तो ये वीडियो उसी के कंटिन्यूएशन में है। अगर आपने अभी तक ये पुराना वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसको जरूर देखें। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर हुई है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट से ये प्रे किया गया है कि वो डायरेक्ट करे सेंट्रल गवर्नमेंट को एक लॉ बनाने के लिए जिसमें सारे ई कॉमर्स पोर्टल्स के ऊपर ये मैंडेटरी हो कि वो अपने गुड्स में कंट्री ऑफ ओरिजिन जरूर रिवील करें। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे हियरिंग एक्सेप्ट कर ली है और ये केस 3 जजेस की बेंच सुनेगी, इंक्लूडिंग दी सीजेआई। फिलहाल के लिए इस विषय पे सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस भेज दी गई है। अब इस याचिका के कंटेंट्स को जानने से पहले कुछ प्रोविजंस देख लेते हैं। अब सेक्शन 29 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ये इस पिटीशन में साइट किया गया है और इसके तहत कंज्यूमर राइट्स के तहत ये दोनों पॉइंट्स आते हैं। पहले तो कंज्यूमर का ये अधिकार होगा कि उसको प्रोटेक्ट किया जाए अगेंस्ट मार्केटिंग ऑफ गुड्स या फिर प्रोडक्ट्स जो कि उसके जीवन के लिए या फिर प्रॉपर्टी के लिए हजार्डस हैं। इसके अलावा कंज्यूमर का ये भी अधिकार है कि उसको इन्फॉर्म किया जाए अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड एंड प्राइस ऑफ गुड्स, ताकि उसको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके बाद हम आते हैं रूल 6(5) ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स। रूल 6 के अंडर में ड्यूटीज ऑफ सेलर ऑन मार्केट प्लेस दिया गया है। अब अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि इसमें ई कॉमर्स एंटिटी उन कंपनीज को कहते हैं जो अपनी वेबसाइट पे प्रोडक्ट्स को बेचती हैं, फॉर एग्जाम्पल अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एटसेट्रा। और यहाँ पर सेलर उस डिस्ट्रीब्यूटर को कहते हैं जो उस साइट के थ्रू आपको अपने प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करा रहा है। जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जैसी साइट्स पे देखते हैं तो उसमें नीचे लिखा रहता है प्रोवाइडेड बाई, फिर सेलर का नाम। तो यहाँ पर उनके ऊपर ड्यूटीज की बात की गई है। सबसे पहले तो कोई भी जो कॉन्ट्रैक्चुअल इंफॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज करना होगा यदि इस विषय पे कोई लॉ बना हुआ है तो। इसके अलावा किसी भी गुड का एक सिंगल प्राइस दिखाना होगा और उसके साथ साथ उसका ब्रेकअप भी दिखाना होगा कि उस टोटल प्राइस में क्या क्या चीजें इंक्लूड हुई हैं, इंक्लूडिंग डिलीवरी चार्जेस, पोस्टेज, हैंडलिंग चार्जेस एटसेट्रा। यानी कि कंपनी को एक सिंगल प्राइस रखना होगा, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए, और उसके बाद उसको ये भी बताना होगा कि उसमें जीएसटी कितना है, डिलीवरी चार्जेस कितने हैं, कोई और टैक्स हो तो वो भी दिखाना होगा कि वो कितना है, और टोटल अमाउंट 100 रुपए ये भी दिखाना होगा। इसके अलावा किसी भी लॉ के तहत जो भी मैंडेटरी इंफॉर्मेशन है जो कि सेलर को डिस्क्लोज करनी होती है कंज्यूमर को, फॉर एग्जाम्पल एक्सपायरी डेट एटसेट्रा, तो वो भी उनको अपने गुड्स के डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड करना होगा। फिर यहाँ पर जो डी पॉइंट है इसमें कंट्री ऑफ ओरिजिन की बात की गई है और कहा गया है कि ये कंज्यूमर को एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में मदद करेगा। इसके अलावा अपने जो ग्रीवियंस ऑफिसर्स हैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर और नाम भी प्रोवाइड करना होगा गुड्स के डिस्क्रिप्शन में, और यदि गुड्स इंपोर्ट किए गए हैं तो इंपोर्टर का नाम और उसके डिटेल्स भी शामिल करने होंगे, और गुड्स की गारंटी और ऑथेंटिसिटी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी प्रोवाइड करनी होगी। इसके अलावा टर्म्स ऑफ एक्सचेंज, रिटर्न्स और रिफंड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्लियरली प्रोवाइड करानी होगी, और यदि कोई कॉस्ट है रिटर्न शिपिंग की तो उसको भी बताना होगा। फिर है डिलीवरी से रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड करने होंगे कंज्यूमर्स को, और लास्टली कोई भी और गारंटीज या फिर वारंटीज हैं उनको भी बताना होगा कंज्यूमर्स को। अब हम देखते हैं
कि ये जो याचिका दायर हुई है इसमें पेटिशनर ने क्या क्या ग्राउंड्स लिए। यहाँ पर सबसे पहले तो पेटिशनर ने बोला कि चाइनीज प्रोडक्ट्स की डंपिंग हो रही है भारत के अंदर। अब देखिए डंपिंग मतलब क्या होता है। हालांकि इन्होंने यहाँ पर इन्फ्लक्स ऑफ जंक फ्रेज का इस्तेमाल किया है, लेकिन एक्चुअल में इसको डंपिंग कहते हैं। अब चाइना करता क्या है, चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब होने की वजह से बहुत ही लार्ज क्वांटिटीज में गुड्स को बनाता है और ज्यादा क्वांटिटी में बनाने की वजह से उस गुड की कॉस्ट कम हो जाती है और किसी किसी केस में तो वो लॉस में अपने सामान को दूसरे देशों तक पहुंचाता है। जब दूसरे देशों में इंक्लूडिंग इंडिया ये प्रोडक्ट्स आते हैं तो उनकी जो सप्लाई होती है वो बढ़ जाती है। अब इकोनॉमिक्स में जब भी सप्लाई बढ़ती है तो किसी भी चीज का प्राइस जो है वो गिर जाता है। अब एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए तो जो चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं उनकी एमआरपी कम होती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं, जबकि जो हमारे भारत की इंडस्ट्रीज हैं उनके प्राइसेस कंपैरेटिवली चाइनीज प्रोडक्ट से ज्यादा होते हैं। कंज्यूमर तो उसी प्रोडक्ट को लेगा ना जो सस्ता है और सिर्फ चाइनीज कंपनीज का ही फिर माल बिकता है। दूसरी तरफ जो इंडियन इंडस्ट्रीज हैं वो खत्म होती चली जाती हैं और यही चीज चाइना पूरे के पूरे दुनिया में कर रहा है। और यही कारण है कि जिन कंपनीज का रॉ मटेरियल चाइना से आता है उन कंपनीज की काफी ज्यादा डिपेंडेंसी हो गई है चाइना के ऊपर, क्योंकि उनके खुद के देश की तो इंडस्ट्रीज खत्म हो गई और अब उनके पास रॉ मटेरियल नहीं है मैन्युफैक्चर करने के लिए अपने फिनिश्ड गुड्स को। अब इसमें ये कहा गया कि ये जो डंपिंग है वो चाइना के द्वारा ई कॉमर्स साइट्स के थ्रू करी जा रही है और ऐसे समय पे जब चाइना और इंडिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और पूरे देश में चाइनीज प्रोडक्ट के खिलाफ बॉयकॉट की आवाज उठ रही है तो एटलीस्ट कंज्यूमर को पता होना चाहिए कि वो किस कंट्री के प्रोडक्ट्स को खरीद रहा है। ये याचिका एडवोकेट दिव्य ज्योति सिंह के द्वारा दायर की गई है जो कि पेटिशनर इन पर्सन है, यानी कि ऐसा पेटिशनर जो खुद ही अपने केस को लड़ता है। यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा कि ये जो कंट्री ऑफ ओरिजिन रिवील करने का पॉइंट है ये इस तरीके से रिवील होना चाहिए कि कंज्यूमर को वो आसानी से दिख जाए। यहाँ पर सेक्शन 29 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को साइट करते हुए पेटिशनर ने कहा कि ये कंज्यूमर की राइट है कि उसको गुड्स की क्वालिटी के बारे में पता हो। अब हम सबको पता है कि जो चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा खराब होती है क्योंकि उनका मोटिव कस्टमर सेटिस्फैक्शन नहीं है बल्कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। तो इस केस में कंज्यूमर का ये भी अधिकार है कि उसको प्रोटेक्ट किया जाए अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जो कि अभी मैंने बताया आपको कि कैसे चाइना अपने कंपटीशन को खत्म करता है। अब यहाँ पर पेटिशनर ने एक और बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि कंज्यूमर को मेड इन कंट्री वाली जो चीज है वो लेबल्स पे मिल जाती है जब भी वो फिजिकल स्टोर्स में जाता है, लेकिन ई कॉमर्स पोर्टल्स पे ये चीज नहीं हो पाती। और आगे पेटिशनर ने ये भी कहा कि ये जितने भी ई कॉमर्स पोर्टल्स हैं ये बहुत सारे फिल्टर्स प्रोवाइड कराते हैं प्राइस रेंज से रिलेटेड, मटेरियल से रिलेटेड एटसेट्रा, लेकिन इसमें कोई भी ऐसा फिल्टर नहीं है जो बता सके कि कंट्री ऑफ ओरिजिन किस प्रोडक्ट का क्या है, क्योंकि कंट्री ऑफ ओरिजिन से भी गुड्स की क्वालिटी के बारे में पता चलता है। अब हम देखते हैं कि पेटिशनर ने अपनी याचिका में क्या प्रे किया। पेटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आप डायरेक्शंस जारी करिए कि सेक्शन 29 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को अमेंड किया जाए और उसमें कंट्री ऑफ ओरिजिन को स्पेसिफिकली प्रोवाइड किया जाए। साथ ही साथ यदि कंट्री ऑफ ओरिजिन को नहीं डिस्क्लोज किया जाता है तो उस केस में स्ट्रिंजेंट एक्शन लेना चाहिए और एक पीनल प्रोविजन भी प्रोवाइड करना चाहिए ताकि ऐसे लॉ का स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर किया जा सके। अब आपको ये लग सकता है कि जब ई कॉमर्स रूल्स आ गए हैं और उसमें सेलर के ऊपर ये ड्यूटी डाल दी गई है तो फिर इस याचिका का क्या ही मतलब है, लेकिन आपको ये भी बात समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर अमेज़न या फिर फ्लिपकार्ट सेलर नहीं है और इस याचिका में ई कॉमर्स पोर्टल्स के लिए लॉ बनाने की बात की गई है। इसके अलावा एक इंटरिम प्रेयर भी की गई जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ई कॉमर्स पोर्टल्स को डायरेक्ट करे कि वो अपने सारे नए प्रोडक्ट्स पे कंट्री ऑफ ओरिजिन जरूर दिखाएं और एक फिक्स्ड टाइम फ्रेम के अंदर में जो उनकी एग्जिस्टिंग लिस्टिंग है प्रोडक्ट्स की उसमें भी कंट्री ऑफ ओरिजिन को दिखाया जाए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ऐसी याचिका पड़ी है, बल्कि हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट में भी ऐसा केस आया था। अब इसको कवर करना इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें हमें ई कॉमर्स वेबसाइट्स का भी पॉइंट मिलता है कि उन लोगों के सामने क्या दिक्कतें हैं।
उससे पहले हम गवर्नमेंट का रिस्पांस देख लेते हैं। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली हाई कोर्ट को ये बताया कि जितनी भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, इनके ऊपर कंट्री ऑफ ओरिजिन को डिक्लेयर करने की जो कंडीशन है वो मैंडेटरी है, लेकिन उन प्रोडक्ट्स पे जो कि इंपोर्ट किए जा रहे हैं। यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने भी एक एफिडेविट दायर की। उसमें इन्होंने कहा कि इसके रिगार्डिंग जो भी रूल्स हैं वो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 और लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज कमोडिटीज रूल्स 2011 में ऑलरेडी इनैक्टेड हैं। लेकिन इसके बाद इन्होंने कोर्ट को ये भी इन्फॉर्म किया कि ये जो दोनों लेजिस्लेशंस हैं, इनके प्रोविजंस का इम्प्लीमेंटेशन स्टेट्स और यूटीज की जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा किया जाएगा। अब देखिए, आपको पता ही है कि अमेजॉन यूएस की कंपनी है और फ्लिपकार्ट में जो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है वो वॉलमार्ट है, लेकिन स्नैपडील इंडियन कंपनी है। इसलिए इनको पता है कि इनके पास भारत के अलावा कहीं और जाने का ऑप्शन नहीं है और इसी की वजह से इन्होंने आगे बढ़ के रिस्पॉन्ड किया इस पूरे लिटिगेशन में। यहाँ पर स्नैपडील ने बताया कि उनका जो बिजनेस मॉडल है वो मार्केट बेस्ड ई कॉमर्स मॉडल है। अब जो पुरानी वीडियो थी उसमें मैंने आपको ये चीज एक्सप्लेन की थी बहुत अच्छे से, लेकिन मैं आपको फिर से बता देता हूँ। मार्केट प्लेस बेस्ड मॉडल में क्या है कि ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं जिसमें कि सेलर्स और बायर्स आके इंटरैक्ट करते हैं और आपस में ट्रांजैक्शन कंडक्ट करते हैं। तो यहाँ पर यही चीज स्नैपडील ने बताई और कोर्ट को ये भी बताया कि वो सिर्फ एक बिचौलिए की तरह काम करते हैं। इसके अलावा स्नैपडील ने ये भी बताया कि उन्होंने अपने सिस्टम में कंट्री ऑफ ओरिजिन का एक कॉलम बना रखा है सेलर्स के लिए, जहां पर जब भी सेलर लिस्टिंग करेंगे अपने प्रोडक्ट्स की तो वो उस कॉलम को भर सकते हैं। अब ये चीज अगर हम कंज्यूमर रूल्स में जो ड्यूटीज हैं सेलर की उनको देखें तो ये पॉइंट सही भी लगता है, लेकिन शायद स्नैपडील को इसके इम्प्लीमेंटेशन पे और ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आगे इन्होंने ये बोला कि सेलर अपने खुद के रिस्क पे इस कंट्री ऑफ ओरिजिन वाले कॉलम को ब्लैंक छोड़ सकता है, क्योंकि उन्होंने इस चीज को मैंडेटरी नहीं किया है। और यहाँ पर इन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया कि किसी भी लॉ के अंदर में कंट्री ऑफ ओरिजिन या फिर मैन्युफैक्चर या असेंबली इसको डिस्क्लोज करना मैंडेटरी नहीं है इन केस ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। अब ये पॉइंट उतना सही नहीं लगता है इन द लाइट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स 2020, लेकिन हमको एक चीज और समझनी पड़ेगी कि वहां पर ड्यूटीज ऑफ सेलर लिखा हुआ था, यानी कि इनका कर्तव्य है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन में आपने ड्यूटीज और राइट्स के बीच में डिफरेंस पढ़ा है तो आपको ये चीज समझ आएगी कि ड्यूटीज से आप बाउंड नहीं होते हैं, बट यदि किसी लेजिस्लेशन में ये चीज दे दी गई है तो आप जरूर बाउंड हैं। और यहाँ पर यदि सेलर्स को ये मैंडेटरी है कि वो कंट्री ऑफ ओरिजिन को डिस्क्लोज करें तो स्नैपडील को एज अ रिस्पॉन्सिबल इंटरमीडियरी इसका कॉलम मैंडेटरी करना चाहिए। अच्छा, एक बहुत ही वैलिड पॉइंट इन्होंने उठाया कि किसी भी फिनिश्ड गुड्स में आप ये नहीं पता लगा सकते क्लियरली कि वो गुड्स कहाँ का है, क्योंकि जो फिनिश्ड गुड्स हम लोग देखते हैं किसी भी वेबसाइट में वो डिफरेंट कंट्रीज से आते हैं, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक सिंगल प्रोडक्ट की पैकेजिंग किसी देश में होती है, असेंबली किसी देश में होती है और उसको बेचा किसी और देश में जाता है। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि माइक्रोमैक्स एक इंडियन कंपनी है जो कि मोबाइल बनाती है, लेकिन अगर हम ये कहें कि माइक्रोमैक्स मोबाइल्स मैन्युफैक्चर करती है तो ये चीज सही नहीं होगी, क्योंकि इनका काम सिर्फ असेंबली करना है, यानी कि बैटरी, स्क्रीन, जो भी चिप्स हैं उन सब को ये हमारे देश में लाके असेंबल करते हैं। और ये जो जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं ये ज्यादातर चाइना में ही बनते हैं। इसीलिए आप किसी भी फोन की बैटरी उठा के देख लीजिए, उसमें मेड इन चाइना ही लिखा रहेगा। और भारत इस मामले में काफी ज्यादा लेट हो गया, क्योंकि किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस को चलाने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत होती है, एक तो होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। चाइना ने हार्डवेयर पे ध्यान दिया और हिंदुस्तान ने सॉफ्टवेयर पे ध्यान दिया। चाइना ने अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनाई रॉ मटेरियल्स की, जो कि उसको पता था कि आने वाले समय में पूरी दुनिया को जरूरत होगी, और भारत ने सॉफ्टवेयर्स बनाए और साथ ही साथ इन्होंने ह्यूमन रिसोर्स भी प्रोवाइड किया पूरी दुनिया को। पूरी दुनिया में हम ही सबसे ज्यादा इंजीनियर्स प्रोड्यूस करते हैं।
अच्छा, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब मुझे एक नया अपडेट पता चला कि गवर्नमेंट ने जितनी भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं उनको और जितने भी स्टेट्स हैं उनको लेटर लिख के ये बोला है कि वो इंश्योर करें कि हर प्रोडक्ट पे कंट्री ऑफ ओरिजिन भी डिक्लेयर किया गया हो, और यदि ऐसा कोई नहीं करता है तो उसके ऊपर 1 लाख रुपए तक का फाइन लग सकता है और जेल भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो इंटरिम प्रेयर की बात की गई थी सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के संबंध में कि सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करे ई कॉमर्स पोर्टल्स को कि वो अपने प्रोडक्ट्स पे कंट्री ऑफ ओरिजिन जरूर डिक्लेयर करें, तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो इंटरिम प्रेयर है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद ही संज्ञान में ले लिया है विदाउट एनी डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट, क्योंकि कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को सिर्फ एक नोटिस जारी की थी। अब मोस्ट प्रोबेबली जब इसकी हियरिंग होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसी लेटर को लेकर जाएगी जो उसने ई कॉमर्स वेबसाइट्स को भेजे हैं, और वहां पर वो कोर्ट को ये बताएगी कि हमने पेटिशनर की जो इंटरिम प्रेयर है उसको मान लिया है। तो ये था हमारा एनालिसिस इस पूरे मुद्दे का। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू। जय हिंद।